अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो कहते हैं ना मंजिल पार लगी और वो पहुंच गए इस वक्त प्लेऑफ में। पेशावर ज़ल्मी उनके फैंस के लिए भी अच्छी खबर है कि उनकी टीम रन रेट की वजह से सेफ है। बट अब 2 स्लॉट्स हैं, 3 टीमें हैं और उन 3 टीमों में से आज लाहौर और मुल्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। कल हम कह सकते हैं लाहौर ने एक बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस की और कराची ने एक बड़ा ज़बरदस्त सनसनीखेज मैच जीतकर इस टूर्नामेंट में जो है वो प्लेऑफ की रसाई की उम्मीदों का बरकरार रखा है। टूर्नामेंट हो गया जनाब वाइड ओपन और जिस तरह कि हमेशा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बात जाएगी आखिरी मैचेस तक की कि कौन सी टीमें प्लेऑफ में जा रही हैं, कौन सी नहीं जा रही। और इसी सूरत हाल में बात करेंगे कल के रिपोर्ट के हवाले से, आपको मैच के हवाले से रिपोर्ट भी दिखाएंगे, कुछ सेगमेंट भी हमारे पास होंगे। हमें कराची स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर रज़ा कलीम और हमें स्काइप पे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक अब्दुल रऊफ़, और आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। और कल के मैच के हवाले से जनाब बात करेंगे जिसमें कराची ने जो है वो सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर को हरा दिया। लाहौर के वो फैंस जो इस लीग के शुरुआत में बड़े खुश हो रहे थे कि शायद उनकी टीम बड़ी तगड़ी फॉर्म में, लेकिन 3 लगातार मैचेस हारने के बाद अब लाहौर के लिए आज की सिचुएशन ये है कि उन्हें लाजमी फतह दरकार है। आज का मैच जीतेंगे तो आगे जाएंगे, लेकिन अगर हारते हैं तो फिर बाद उनके हाथ से निकल जाएगी और टूर्नामेंट से बाहर होने का खदशा भी मौजूद होगा। साथ साथ प्रोग्राम में आज बात करेंगे ICC चैंपियंस ट्रॉफी के आज 4 साल मुकम्मल हुए पाकिस्तान की शानदार जीत, जब पाकिस्तान ने सरफराज अहमद की क़यादत में भारत को हराकर ICC का तीसरा टाइटल जो है वो जीता था। और इस प्रोग्राम में उसका पैकेज भी दिखाएंगे, उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं रऊफ़ के पास। रऊफ़ बल्कि रऊफ़ अभी हमें ज्वाइन करेंगे। रज़ा कलीम से पहले शुरुआत करते हैं। रज़ा, कल के मैच में बड़े सीसा हुए, अप एंड डाउन हुए, लेकिन एक चीज़ समझ में आई कि लगता ही है कि लाहौर का कॉन्फिडेंस जो है ना वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा। विकेटें नहीं गिरी हुई थी बट रन रेट बढ़ता गया। टिम डेविड ने बहुत कोशिश की, बट मेरे ख्याल में रज़ा, आप शायद इसे एग्री करेंगे, कल की सबसे खास बात ये थी इमाद वसीम की कैप्टनसी वॉज स्पॉट ऑन। जिस तरह उन्होंने स्पिन लेके बेन डंक को आउट किया, खुद बॉलिंग की, सीधा नूर का सिलेक्शन बहुत अच्छा हुआ, दानिश अजीज़ के ओवर। तो आई थिंक कल हम ये कह सकते हैं कि इमाद वसीम और वसीम अकरम की जो थॉट थी वो कहते हैं रियल फोर्स बिहाइंड दैट कराची में। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि इमाद वसीम की कैप्टनसी उस हिसाब से देखें परफेक्ट थी, क्योंकि उनको पता था ये वो पिच है जो 40 ओवर पहले खेल चुकी है। उससे पहले पेशावर इस्लामाबाद का मैच हुआ था। लग तो नहीं रहा था, देख के लग रहा था उलट गई है। बिल्कुल, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि वो खेल के उस पर पैचेस बन गए थे। उनको पता था इतने चौके छक्के लगा दिए पेशावर वालों ने और इस्लामाबाद वालों ने कि उस पिच पे चौके छक्कों का कहत पड़ गया। बिल्कुल, और जब लाहौर की बैटिंग आई तो उस वक्त वो 60 ओवर तक यूज़ हो चुकी थी, तो उनको पता था बॉल स्पिन होगा। स्पिनर ने बहुत फ़ायदा उठाया। एक सबसे नंबर 1 वजह इमाद की कैप्टनसी थी और दूसरा मोहम्मद आमिर का सेकंड लास्ट ओवर। वो मैच चेंजिंग ओवर था। उन्होंने उस वक्त जेम्स फॉकनर फुल लग रहा था कि वो मैच को निकाल के ले जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने आखिरी 3 डॉट बॉल्स कराई, वहाँ से मैच दोबारा कराची की गिरफ्त में आया और कराची ने फिर आखिरी ओवर में कोई गलती नहीं की और मैच को जीत के अपनी अगले मरहले में रसाई की उम्मीदें बरकरार रखी। और लाहौर की जिस तरीके से आपने बात की, लाहौर का देखें, मेरे ख्याल से अगर आप पहले भी देखें जब वो जीत रहे थे उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही थी। जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं उनके वो अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। फ़खर जमान और मोहम्मद हफीज़ दोनों ने मिलकर 52 डॉट बॉल्स खेली हैं कल, जिसकी वजह से लाहौर जो बैटिंग लाइन थी उसके ऊपर प्रेशर आया। और मेरे ख्याल से अगर लाहौर को आगे जाना है, नंबर 1 बॉलिंग साइड तो है उनकी, लेकिन वो भी रन्स दे रहे हैं। अब देखें कल भी 170 तक हुआ, तो मेरे ख्याल से लाहौर को दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा अपना जो प्लान है, फिर जाके उनको आगे जाने की उम्मीद नज़र आएगी। और ये लाहौर की जो डॉट बॉल जो है ना, रज़ा को याद है, ये बेसिकली मुझे पता है लाहौर को सपोर्ट करते हैं, तो वो जो दुखी दिल है ना उसने इस दिन को याद कराई हुई। बट वाकई लाहौर ने कल अपॉर्चुनिटी मिस की। अब्दुल रऊफ़ हमारे साथ मौजूद है, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। रऊफ़, PSL की अगर हम मैचेस की बात करें, सबसे पहले आप खुद लाहौर में बैठे हुए हैं, लाहौर कलंदर्स के हवाले से क्या कहेंगे, चूँकि ये T20 में क्या बड़ा मुश्किल होता है मोमेंटम रऊफ़ बरकरार रखना। कल बहुत ज़्यादा चौके छक्के लगे पहले मैच में। उसी विकेट पर लाहौर जो है 170 चेस नहीं कर पाया, कहाँ 245 चेज हो रहे थे। आप ही क्या राय है पूरे इस सूरत हाल पे दोनों मैचेस के रिजल्ट पर? देखिए, एज ए क्रिकेटर मेरा ख्याल है कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आज हमारे लोग ज़्यादातर जाते हैं बड़े नामों पर, अब हमेशा इस चीज़ पे कंसीडर करते हैं कि बड़े नाम ही आपको मैच जितवा देंगे, मगर T20 क्रिकेट में इस तरह नहीं होता। और स्पेशली जब फॉर्मेट की जो वेन्यू है वो चेंज हो रहे हैं, जिस तरह पहले पाकिस्तान में हुए और अभी वो जाकर अबू धाबी में हो रहे हैं, तो डेफिनेट जो एक डिफरेंस है पिचेस का वो भी है, एटमॉस्फेयर डिफरेंस है, और बॉलिंग जो स्पिनर्स है या मीडियम पेसर्स हैं उनकी जो बॉलिंग का भी डिफरेंस आ जाता है वहाँ पर। तो इसमें यह है कि इन कंडीशंस में जो भी कोई टीम अच्छे तरीके से जिनका कम्बिनेशन बन जाएगा या जिनकी बॉलिंग अटैक अच्छा मौसर साबित
होना शुरू हो जाएगा, किसी स्पिनर्स की जो बॉलिंग है वो अच्छा पड़ना शुरू हो जाएगी, या बैट्समैन के बैट पर बॉल आना शुरू हो जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि उस कम्बिनेशन से ये किसी भी टीम को जितवा सकते हैं। अब लाहौर के साथ और ये जो बड़ी टीमें हमारी कराची, इनके साथ यही प्रॉब्लम आ रहा है कि इनका एक अच्छा कम्बिनेशन नहीं बन रहा, और जो पिच है स्पेशली जो अबू धाबी की पिचेज है उनको अच्छे तरीके से ये रीड नहीं कर सके अभी तक। और जो बाकी जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड ने या बाकी मुल्तान ने कम बैक किया है, तो उनका ये है कि उनके जो प्लेयर्स हैं स्पेशली जो बैट्समैन हैं वो बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट हो चुके हैं उन पिचेस पर, और उनको जो उनकी एग्जैक्ट जो सेंस है वो डेवलप हो चुकी है कि ये पिचेस इनका बिहेवियर किस किस्म का और ये किस तरीके से खेल रही हैं, तो और उन पे वो जो बाकी टीमें हैं उनको बड़ा टफ टाइम देना शुरू हो गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले टाइम पर मजीद स्ट्रगल करना पड़ेगा बड़ी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और कल के दोनों मैचेस के हवाले से रिपोर्ट भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन अपने सेगमेंट्स की जानिब बढ़ते हैं। तो जनाब कल तो धुआंधार चौके छक्के लगे, तो पहला सेगमेंट जनाब आपको दिखाते हैं टैंक बाउंड्रीज। जनाब कहते हैं कैचेस विन मैचेस, और हसन अली का कैच देखे तो आपको यही क्रिकेट की कहावत याद हो रही होगी, चूंकि हजरतुल्लाह ज़ज़ई को 0 पर आउट किया था। उसके बावजूद पेशावर ने बड़ी आउटस्टैंडिंग फाइट की, और आपको पहले पैकेज दिखाएंगे इसी मैच का जो पेशावर और मुल्तान इस्लामाबाद के दरमियान हुआ। रिकॉर्ड टोटल बना, रिकॉर्ड टोटल की तरफ चेज़ हुआ, सबसे बड़े जो PSL के मैचेस का जो एग्रीगेट था यानी कि मजमूई टोटल वो भी बना। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर रऊफ फरोज़ा से बात करते हैं। रऊफ, जब बाबर आजम से उनकी मिड इनिंग के दौरान ही सवाल किया रमीज राजा ने, तो उन्होंने कहा कि जी उस मैच को तो हम याद नहीं कर रहे, हमें तो इस मैच को देखना है और ये स्पेशल डे होते हैं। तो वाकई आप मानेंगे रऊफ की ये स्पेशल मैच था जिसके अंदर 245 उस्मान ख्वाजा की सेंचुरी, फिर जिस तरह शेख मलिक खेले, कामरान खेले और रदरफोर्ड खेले, 232 कर लिया, बहुत सारे रिकॉर्ड्स बन गए। आपकी क्या राय है इस मैच पर? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि जितना ज्यादा T20 क्रिकेट हो चुकी है, आप किसी भी मैच को स्पेशल मैच कह सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो हाई स्कोर्स हैं वही एक्सपेक्टेड होते हैं, और शॉर्ट बाउंड्रीज होती हैं। उसके अलावा जो फ्लैट पिचेस होती हैं उस पर पूरी दुनिया के जितने भी शायकीन हैं क्रिकेट के वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इस पे जो एक हाई स्कोर मैच होगा। और इसी तरीके से, और हमें स्पेशली इसलिए एक स्पेशल मैच इसलिए लगा कि जो पिचेस की कंडीशन थी उस पर इतना ज़्यादा हाई स्कोर नहीं हो रहा था, और इस वजह से इस मैच में पहली दफ़ा कोई अच्छा स्कोर देखने को मिला है, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ये स्पेशल नज़र आ रहा था। मगर मेरे लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जिस तरह उस्मान ख्वाजा या कॉलिन मंरो या दूसरे बैट्समैन बाकी स्कोर कर रहे हैं बाकी टीम्स के, हमारे पाकिस्तान के जो लोकल क्रिकेटर है जिनकी स्पेशली डेवलपमेंट के लिए ये लीग करवाई जा रही है, और जितनी भी दुनिया भर में लीग होती हैं वो स्पेशली जो डोमेस्टिक क्रिकेट में आपके बैट्समैन होते हैं, यंग टैलेंट आता है, उसमें सामने आता है और उसमें डेवलपमेंट नज़र आती है। मगर इस तरह की कोई चीज़ अभी तक इस PSL पे पाकिस्तान के किसी भी बैट्समैन में नज़र नहीं आई। लास्ट मैच में ज़रूर शोएब मलिक ने स्कोर किया, कामरान अकमल ने किया और आसिफ अली ने कुछ स्कोर किया है, मगर उसमें जो आपके यंगस्टर्स हैं जिन्होंने कल आकर पाकिस्तान के फ्यूचर प्लान का हिस्सा बनना है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रहे और किसी जगह पे भी पार्टिसिपेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। इसको मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जितनी भी फ्रेंचाइज उसको नज़र में रखना पड़ेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और रऊफ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू ये भी है कि आज़म खान हो, मोहम्मद हफीज़ हो, या हमारी बैटिंग लाइन में शामिल ऑब्वियसली इमाद वसीम तो चलेगा, कल उन्होंने परफॉर्मेंस की, लेकिन शादाब की भी बैटिंग में भी परफॉर्मेंस देखना बाकी है, हैदर अली का भी ये इशू है। तो लग ये रहा है कि जैसे कि पूरी पाकिस्तान टीम जो सिलेक्ट हुई हुई है उन्होंने ठान लिया कि मोहम्मद वसीम जो हमारे चीफ सिलेक्टर हैं उनको ज़रूर टेंशन देनी है, कोई ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही। तो ये कितना इस वक्त रऊफ आपके ख्याल में दर्द सर होगा मैनेजमेंट के लिए भी, या समझते हैं नहीं जब इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, खास तौर पर मोहम्मद हफीज़ के लिए तो मेरी ये राय है कि उनके पास ऑब्वियसली क्लास है, फॉर्म नहीं है, बट उनको रन्स बनाने का हुनर आता है। तो लगता है कि ये जो लीन पैच है ख़त्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्म कर पाएंगे या इसका प्रेशर लेके जाएंगे वहाँ पर? देखिए, मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा एक प्रेशर आएगा, और डेफिनेट जिस तरह आपने बात किया, मेंशन किया कि जो हमारे सिलेक्टर्स हैं उनके लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए बड़ा लम्हा फिक्रिया होगा कि एक आगे बड़ा इनका टूर आ रहा है, इंग्लैंड जाएंगे, वेस्ट इंडीज जाएंगे, और उसके बाद एक मेगा इवेंट वर्ल्ड कप का आने वाला है। उससे पहले जो आपका मिडिल ऑर्डर है जिसमें आसिफ अली या बाकी बैट्समैन थे उनको आपने चांस दिया, वो वहाँ पर प्रूव नहीं कर सके, और इस तरह जो बाकी यंगस्टर्स हैं वो भी इस लीग में कोई इतना ज़्यादा कोई हाईली परफॉर्म नहीं कर सके कि वो आगे जाकर इंग्लैंड की एक स्ट्रॉन्ग टीम को या वेस्ट इंडीज स्ट्रॉन्ग टीम को कम्पीट कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि इसमें काफ़ी चीज़ें सोचने वाली हैं, देखने वाली है। डेफिनेटली ये सेलेक्टर्स के लिए एक डिफिकल्टीज क्रिएट कर रहे हैं।
जहाँ तक आपने मोहम्मद हफीज़ की बात की है, तो उनके ऊपर भी डेफिनेट एक इस तरह प्रेशर होगा कि इस एज में मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कहीं भी एक सिंगल एग्जांपल है कि इस एज में किसी भी प्लेयर को T20 फॉर्मेट में शामिल किया गया हो। मगर उनकी रिसेंट पास में जो अच्छी टॉप परफॉर्मेंस थी, उनकी वजह से उनको पाकिस्तान टीम में शामिल किया गया। मगर उसके बाद जो अभी लास्ट टूर था और इसके बाद ये PSL है, इसमें उनकी जो परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन का शिकार है। इसमें भी एक पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है या थिंक टैंक है, उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आएगा। ठीक है, रजा से मैं जरूर बात करूंगा ब्रेक के बाद कि क्या मुझे तो लग रहा है कि जो टीम सिलेक्ट हुई थी क्या उसका उलट कर लेंगे, जो नई सिलेक्ट हुए उनको टीम में सिलेक्ट करके एक नई टीम बना लें, चूंकि आसिफ अली खान हो या मोहम्मद आमिर हो, ये सब रिसेंट ईयर्स में परफॉर्म नहीं कर सके, शायद ठीक ड्रॉप हुए थे, बट अब PSL की परफॉर्मेंस के बाद यकीनी तौर पर इन प्लेयर्स ने अपनी मौजूदगी का साथ दिलाया। इस पूरे एलिमेंट को डिस्कस करेंगे और आज के मैच पे बात करेंगे, प्ले ऑफ सिनेरियोज की बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा भी बहुत अपडेट्स हैं, जैसा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। लेकिन अब क्या कहें, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब तो पता होता है महीनों पहले कि वेदर क्या होगा, उसके बावजूद ICC ने इंग्लैंड में और फिर साउथहैम्पटन में, और जहां बारिश 3 से 4 दिन एक्सपेक्टेड है और आज के दिन अब तक खेल शुरू नहीं हुआ, तो टेस्ट क्रिकेट से हमदर्दी है इस वक्त तो मुझे तो, क्योंकि अब अल्लाह करके उसका फाइनल आना शुरू हुआ था, ये चैंपियन डिसाइड होना था। बट अब क्या होगा इस हवाले से आपको मज़ीद बताएंगे। लेकिन रज़ा, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे वो ठीक ही बार हुए थे, यानी कि इफ्तिखार हो गए, आमिर हो गए, खुशदिल शाह हो गए, आसिफ अली, ये उलट क्यों हो गया? मतलब आपके ख्याल में ये एक कंसर्न है जेन्युइन, चूँकि अब आपकी टीम जा रही है इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की T20 के प्लेयर आप देख लें, जो अभी नई भी आए सरफेज रदरफोर्ड जैसे प्लेयर, वो मैच विनर्स हैं। तो पाकिस्तान की अगर आई थिंक जब तक ये लड़के फॉर्म में नहीं आते, टीम मैनेजमेंट यकीन तौर पर परेशान रहेगी। बिल्कुल, और देखें जो यंगस्टर्स के अलावा सीनियर्स भी जो हैं वो भी आउट ऑफ फॉर्म हो गए हैं। फ़खर को ले लें, शर्जील को ले लें, हफीज़ को ले लें, सब आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। सिर्फ बाबर और रिजवान दो कंसिस्टेंट, भी वही मैं बोल रहा हूँ, वो सब आउट ऑफ फॉर्म है। सिर्फ बाबर रिजवान ये दोनों कंसिस्टेंट के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े अलार्मिंग बात है। और देखें, जब टीम सेलेक्ट किया था जिन बंदों को, उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए थे कि किस बेसिस पे कुछ प्लेयर्स हैं जिनको सिलेक्ट कर लिया गया। हालांकि शुएब मकसूद एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जगह मेरे ख्याल से बनती थी, ना सिर्फ इस PSL बल्कि जो डोमेस्टिक सीज़न गुजरा है उसमें भी उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। नेशनल T20 वनडे कप जो था पाकिस्तान का, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन उनको नज़रअंदाज किया गया। मेरे ख्याल से शुएब मकसूद की जगह बनती है, उनको मेरे ख्याल से होना चाहिए था। ठीक है, रूफ आपकी क्या राय है? क्योंकि स्पेशली अगर शुएब मलिक की बात करें, रज़ा ने जैसे शुएब मकसूद का नाम लिया, और इसी तरह अगर हम बात करें कल मोहम्मद आमिर के स्पेल की, क्या लगता है आपको कि कौन से लड़के आपको इस PSL के बाद टीम में आपके ख्याल में उनकी जगह बनने के चांसेस मौजूद होने चाहिए? और जो लड़के सेलेक्ट हुए हैं, जैसे कि आज़म हैं, शर्जील हैं, इसी तरह फ़खर की बात कर लें, हैदर की बात कर लें, तो ये सब तो बड़े दबाव का शिकार रहेंगे। देखिए, मेरा ख्याल है कि एक क्लियर कट स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी पाकिस्तान की जो सिलेक्शन कमेटी है उसको, और जो इतना भी ऊपर इनका थिंक टैंक बैठा हुआ है कि आपने एक ग्रुप तश्कील देना लड़कों को और उसमें सही आगे आपके फ्यूचर में सिलेक्शन होगी। ये कितनी देर तक आप इस तरह चलाएंगे कि आधा देर आधा बटेर, आप 40-45 साल के लड़कों को पकड़ कर वापस लाएंगे? दुनिया में आपको कहीं भी इस तरह की एग्जाम्पल नहीं लगती कि कुछ लोग ओवर एज हो चुके हैं और आप उनको दोबारा अपनी सीटें बचाने के लिए शॉर्ट फॉर्मेट के लिए वापस ले आएँ, या कुछ ऐसे लड़कों को पकड़कर पाकिस्तान टीम में इंटरनेशनल कैप्स पहना दे जिनका कोई बिल्कुल हक ही नहीं बनता पाकिस्तान टीम के लिए। लेकिन जैसे आसिफ अली हैं या बात करें खुशदिल शाह की या इफ्तिखार की, इन लड़कों ने परफॉर्म भी तो नहीं किया। क्या जल्दी ड्रॉप कर दिया आपके ख्याल में, या इनको चांसेस मिले थे? ये भी तो प्रॉब्लम है ना कि यंगस्टर परफॉर्म तो करें आकर। देखिए, मेरा ख्याल है कि इनके पास ग्रुप नहीं है असल में, जितना जो बाकी सारा सिस्टम है उसको ओवरऑलिंग की जरूरत है। जब तक आपका सिस्टम दोबारा ओवरऑल नहीं होगा, जब तक आपकी प्रॉपर सेटअप नहीं चलेगा डोमेस्टिक का प्रॉपर तरीके से, उस वक्त तक इस तरीके के मसाइल आते रहेंगे। इसमें जो मेरा ख्याल है कि सिलेक्शन जो कमेटी है उसका इतना वो इसकी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, जो कि डोमेस्टिक को सही तरीके से नहीं करवा सकी। इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि जब तक आप कंटिन्यू डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होंगे, आपके पास लगातार इवेंट हो रहे होंगे, तो आप एग्जैक्टली जज कर सकेंगे कि कौन से प्लेयर हैं जो पूरा साल परफॉर्म कर रहे हैं, और जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उन सब में उनकी परफॉर्मेंस है। ये नहीं हो सकता। देखें, ये जिस तरह अभी PSL की आप बात करें कि इसमें भी ये होगा कि एक दो लड़के जो डिस्कार्डेड हुए हैं वो परफॉर्म करेंगे तो लोग कहेंगे इनको वापस ले आएं, जो इनसे परफॉर्म नहीं होगा उनको कहेंगे कि इनकी सिलेक्शन क्यों हुई है, इनको निकाल दें।
अगर पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहे और बाकी जिस तरह पूरी दुनिया में काम कर रहा है उस तरीके से काम कर रहा हो, तो फिर हमें इस तरह के सवालात करने की नौबत ही ना आए, क्योंकि हमारे पास एक एग्जैक्ट पिक्चर सामने आ जाएगी कि पूरे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में 1 या 2 साल में जो लड़का है उसकी परफॉर्मेंस क्या है, कि वो आया वो इन फॉर्म है या आउट ऑफ फॉर्म है, या उसके जो प्रीवियस टूर्नामेंट हैं उनमें उसकी एवरेज क्या है, या आगे कंसिस्टेंसी उसका रेट क्या है। तो ये एक हमारे पास रेशो निकल के सामने आ जाएगी और हमारे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा प्लेयर्स को जज करना। जब तक अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी और आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इस तरीके से जबू अली का शिकार रहेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपकी जो सिलेक्शन पॉलिसी है उस पर भी क्वेश्चन मार्क आता रहेगा और आपकी जो मैनेजमेंट है उस पर भी सवाल उठते रहेंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि कंसिस्टेंसी लग रहा है कि वाकई नहीं है और इसी वजह से लड़के परफॉर्म नहीं कर पा रहे। और आज का दूसरा मैच, बल्कि आज वाहिद मैच है, माफ़ कीजिएगा, वो है लाहौर कलंदर्स मुल्तान सुल्तान। लाहौर के लिए बड़ी सीधी सिचुएशन है कि मैच जीतेंगे तो नंबर 2 भी फिनिश कर सकते हैं, बट अगर मैच नहीं जीतेंगे, अब ये प्योर लाहौर कलंदर्स ट्रेडमार्क स्टफ है कि नहीं जीतेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। कहाँ नंबर 2 जा रहे हैं और कहाँ बाहर होंगे, उसी वजह जनाब उनका ख़राब रन रेट, क्योंकि अगर रन रेट उनका अच्छा होता तो शायद पेशावर ज़ल्मी की तरह सिक्योर रहते। बट आज अगर हम सेगमेंट में बात करें कोक प्रेडिक्टर में, तो मुझे लगता है कि मुल्तान सुल्तान गोइंग टू बी फेवरेट अगेन, क्योंकि उनका मोमेंटम बना हुआ है और लाहौर कलंदर्स जो है मोमेंटम अपना लॉस कर चुका है। आई थिंक उनको बैन डंक और हफीज़ के फॉर्म में आने की इस वक्त अशद ज़रूरत है। जब तक वो फॉर्म में नहीं आएंगे तो कम अज़ कम मेरी प्रेडिक्शन उनके साथ नहीं होंगे। तो मुल्तान सुल्तान इज़ माई फेवरेट। रज़ा, योर चॉइस। देखें, जो चलता हुआ आ रहा है उस हिसाब से तो मुल्तान ही लग रहा है आज जीतेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आज लाहौर कलंदर्स 3 हार गया है और आज टूर्नामेंट से बाहर होने तक की नौबत आ गई है। तो मेरे ख्याल से आज अपनी आज अपनी एफर्ट करेंगे। मेरे ख्याल से तो आज लाहौर जीतेगा और फ़खर जमान मैन ऑफ द मैच। अच्छा भाई, रज़ा ने तो डायरेक्ट मैन ऑफ द मैच ही प्रेडिक्ट कर दिया, तो दैट गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग। रऊफ, आपकी क्या बात राय है इस बारे में? क्योंकि लाहौर की प्रॉब्लम अगेन राइज हुआ ज़रूर राशिद के आने के बाद, बट मुझे लगता है थोड़ा सा राशिद को भी टीमों ने, रऊफ आपको लगता है, रीड कर लिया है। वो उनकी सक्सेस शुरू में ज़्यादा थी, अभी एक आध मैचेस के बाद कल अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट बैटिंग के अंदर वो अपनी वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन करते हैं। बट योर प्रेडिक्शन फॉर टुडेज मैच? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर राशिद खान को आप अच्छे तरीके से टैकल करेंगे और उसको विकेट अर्ली नहीं देंगे तो बड़ा इजी हो जाएगा उसके लिए खेलना, क्योंकि 8 या 10 रन आप इजीली उसकी बॉलिंग पे कर सकते हैं। अगर आप उसको विकेट दे देंगे तो फिर बड़े मुश्किल का शिकार हो सकते हैं। बिल्कुल आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त है, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है मुल्तान सुल्तान का वो बहुत अच्छा बना हुआ है। इमरान ताहिर है, उसके बाद शाहनवाज दानी बड़ी अच्छी फॉर्म में है बैटिंग में, शोएब मकसूद है, उसके बाद शान मसूद बड़ी अच्छी फॉर्म में है, तो बैटिंग कर रहे हैं। और अगर एक ट्रू पिच होती जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया या दूसरी इलाकों में जाकर खेलते हैं तो वहाँ पर आप कह सकते थे कि एज मोहम्मद हफीज, बैन डंक या जो फखर जमान है उनको मिल सकता है। मगर अबू धाबी की पिच पे जब आप एक दफ़ा आउट ऑफ फॉर्म हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक मुश्किल तरीन सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा लाहौर की बैटिंग लाइन को दोबारा फॉर्म में वापस आने के। रोफ, एक चीज़ हमें समझाइएगा प्लीज़, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी क्रिकेट खेलते रहे हैं, कि जब डे में मैचेस हो रहे हैं, जैसे कल मैच था, इतने रन बने, और जब ये डे नाइट में रात को 9-10 बजे, जो कि लेट नाइट भी हो रहा है, कल तारिक सईद साहब की बड़ी अच्छी बात मैंने सुनी, वो कह रहे थे ड्यूरिंग कमेंट्री के अगर हवा चले तो फिर ड्यू इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो ये ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा कि जो बॉलर्स हैं, यानी कराची के स्पिनर्स ने कल बिल्कुल अंडर प्रेशर रखा है लाहौर को, बट अगर हम देखें तो पेशावर के स्पिनर्स, उनको कल काफ़ी जो है वो पिटाई होगी इस्लामाबाद यूनाइटेड से। कुछ एक्सप्लेन कीजिएगा, ये जो पिच का बिहेवियर है, ऑब्वियसली बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी मैटर करती है, बट आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि डे मैचेस या जो लेट नाइट मैचेस हो रहे हैं, इस पर कंडीशंस का स्पिनर या फास्ट बॉलर के लिहाज से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, जो डे मैचेस हैं उस पर फास्ट बॉलर के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि हीट होती है, गर्मी होती है, और उसका असर डेफिनेट जो फास्ट बॉलर उन पर आता है, और बैट्समैन के लिए एक बेहतर सिचुएशन होती है, फ्लैट विकेट्स हुए होते हैं और उनको स्कोर करने में आसानी होती है। इसी तरह जो स्पिनर्स होते हैं उनकी बॉल इतनी ज़्यादा ग्रिप नहीं करती, मगर लेटर पार्ट जब वहाँ पर समुंदर की जो हवाएं वगैरह वो चलती हैं और उसके बाद नमी आ जाती है, उसमें जो स्पिनर का बॉल है वो ग्रिप भी करना शुरू हो जाता है और थोड़ा सा स्किट भी होता है, थोड़ा सा अनप्रडिक्टेबल। उसके बाद जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए बड़े ईजी सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कि वो, उनके लिए एक स्टैमिना उनका मेंटेन रहता है, उनकी बॉलिंग पे जान भी रहती है, और उसके बाद थोड़ा सा उनके मॉइस्चर की वजह से एक्स्ट्रा थोड़ा सा हेल्प आउट भी मिलता है, जिससे जो बैटिंग है वो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो इस वजह से जो डे नाइट है और जो रात के मैचेस हैं उनमें थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलता है। अच्छा, शाहनवाज दानी की जब मैं बॉलिंग देखता हूँ रऊफ, तो
मुझे आपकी भी याद आती है, क्योंकि आप ही की तरह बड़े टॉल फास्ट बॉलर हैं और बड़ा ज़बरदस्त बाउंस निकालते हैं, जैसे आप अपने ज़माने में बाउंस एक्सट्रैक्ट किए करते थे। तो शाहनवाज दहानी की जो परफॉर्मेंस है, उनका एटीट्यूड, स्माइल के साथ, और फिर देखें ना की विकेट्स लेते हैं और डरते नहीं मुकाबला करने से। और लेकिन एक बुरी बात मुझे सिर्फ ये लग रही है कि वो जो टॉप परफॉर्मर हैं गेम इस पाकिस्तान सुपर लीग के, उनको टेस्ट टीम में डाल दिए, वो T20 टीम में नहीं है। देखिए मेरा ख्याल कि वो हर तरह की जो क्रिकेट है उसके लिए फिट है, क्योंकि 3-4 साल पहले हमने कराची के साथ सिंध का टूर किया था, उसमें राशिद लतीफ़ भी साथ शामिल थे। जी जी जी। तो हमने एक बिल्कुल शाहनवाज दानी, बिल्कुल एक नया बच्चा था ये, और एक आमिर थे, आमिर बरोई थे। और उसके बाद इनके 2 फास्ट बॉलर हैदराबाद से थे, वो बहुत अच्छे थे, एक उमरकोट से था। 5-6 बॉलर्स थे मैंने देखे थे, और इनको हमने पिक किया था और चूज किया था। मैंने एक स्टेटमेंट उस टाइम पर दी थी कि जितना टैलेंट फास्ट बॉलिंग का मैंने इंटीरियर सिंध में देखा वो पूरे पाकिस्तान में नहीं है। तो कुछ लोगों ने थोड़ा सा उसको एज ए फन ले लिया था, मगर अब उस चीज़ को ये टाइम प्रूव कर रहा है कि वाकई सिंध के जो इंटीरियर सिंध है उसमें फास्ट बॉलिंग का बहुत ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, अगर उसको प्रॉपरली ग्रूम किया जाए। तो इनको जो एक इनकी स्पेशलिटी है बॉलिंग की, क्योंकि सिंध में वो जहाँ पे एक ये सीमेंट पर खेलती है और बिल्कुल रड़ा या फ्लैट विकेटों पर ये बॉलिंग करते हैं, और बाकी जो पूरा पाकिस्तान है वहाँ पे आपको कवर्ड और अच्छी पिचेस मिलती है। तो इस वजह से इनको जो इनकी बॉलिंग में जो है एक एक्स्ट्रा आपको पेस भी नजर आती है, एक स्ट्रेंथ भी नजर आती है, और ये बैक भी बेंड करते हैं, रिस्ट का इस्तेमाल बहुत अच्छा करते हैं और शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। वो इसी वजह से करते हैं कि बिल्कुल फ्लैट आउट पिचेस पर आपके पास बहुत कम चांसेस होते हैं आज जो आप इंटरनेशनल में क्रिकेट खेलते हैं उसमें। तो इसका इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हुआ, और मेरा ख्याल है कि इनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और आगे जाकर ये पाकिस्तान का काफ़ी अर्से तक नाम रोशन कर सकते हैं। यानी बिल्कुल आपने ठीक कहा। और रज़ा, आप लाहौर कलंदर्स की बात कर रहे थे, आई थिंक जो मुझे एक बड़ा की एलिमेंट दिखाई दे रहा है लाहौर और इनके बीच में मुल्तान सुल्तान के, वो अगेन शाहनवाज दहानी ही हैं या इमरान ताहिर, जो जेन्युइन विकेट टेकर हैं मिडल ओवर्स के अंदर। क्योंकि हमने देखा है कि अब टॉप 6 तो इंपॉर्टेंट है, बट इस टूर्नामेंट के मिडल ओवर्स भी ज़्यादा बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, और लाहौर के अंदर का सारा मसला ही इनके मिडल ओवर्स की बैटिंग है, चाहे वहाँ हफीज़ हैं, बैंक हैं, या कल फ़खर जमान थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे। आई थिंक शाहनवाज दहानी और इमरान ताहिर के लिए कोई प्लान बनाना पड़ेगा, और प्लान सिर्फ ये नहीं हो कि आपने रोकना है। जैसे शेब मलिक और रदरफोर्ड ने कल हिम्मत दिखाई कि 245 करते हुए भी उन्होंने भी इस्लामाबाद के किसी बॉलर को नहीं देखा, जो सामने आया उस पर अटैक किया, और फॉर्चून फेवर द ब्रेव। तो शाहनवाज दहानी गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, और उनका मुकाबला करने के लिए कोई प्लान करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, देखें शाहनवाज दहानी मेरे ख्याल से इस PSL की फ़ैन आप बोल सकते हैं, हालांकि उससे पहले भी परफॉर्म करते हुए आ रहे थे वो जो डोमेस्टिक मैचेस हुए थे। लेकिन अगर आप देखें उसके अलावा एक नाम मैं और ऐड करना चाहूँगा, इमरान खान का। वो भी मिडिल ओवर में आके बहुत अच्छी लाइन पे प्रॉपर फास्ट बॉलर हैं और विकेटें निकाल के दे रहे हैं। वो उनका रोल भी बहुत अहम होगा, क्योंकि अगर लाहौर को जीतना है तो उनको भी अच्छा खेलना होगा। क्योंकि देखें शाहनवाज दहानी के पास पेस है, हिट करते हैं, लेकिन अभी उनके पास वैराइटीज़ इतनी नहीं है। तो एक बार अगर वो, लेकिन इमरान खान के पास तजुर्बा भी है, मेरे ख्याल से इमरान खान इनसे ज़्यादा की होगा उनका रोल मुल्तान के लिए। ठीक है। अब फास्ट बॉलर की अगर बात करें रऊफ, तो पेशावर ज़ल्मी कल तो उन्होंने मोहम्मद इरफान को नहीं खिलाया था, लेकिन शायद वही एक बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज साबित हुआ। बट वहाब रियाज, उमैद आसिफ, मोहम्मद इरफान पेशावर ज़ल्मी में, और यहाँ अगर हम बात करें शाहनवाज दहानी की, उनके साथ ऑब्वियसली मौजूद होते हैं फिर सुहेल तनवीर, और फिर उसके बाद इमरान खान सीनियर। तो लगता है यही रऊफ के स्पेशलिस्ट बॉलर का कोई नेमल बदल नहीं है। अगर जेन्युइन तगड़ा फास्ट बॉलर है, जैसे कि ये 3, 4, 5 सब जितने भी फास्ट बॉलर हैं, तो फिर अगर इनका दिन है तो फिर ये अपने आप कहते हैं ना फुल एक्सप्रेस करेंगे। आपको लगता है कि मुल्तान सुल्तान में यही एक एडेड एडवांटेज है? दूसरी जानिब अगर हम देखें तो शाहीन अच्छी बॉल करते हैं नई बॉल से, वह पुराना बॉल नहीं कर पाते। इसी तरह हारिस रऊफ की वो फॉर्म नहीं है, जो अगेन कंसर्न है नेशनल टीम के लिए भी कि वो उससे बेहतर परफॉर्म करें तो शायद उनकी टीम को ही फ़ायदा हो। आप कैसे देखते हैं दोनों टीमों के फास्ट बॉलिंग अटैक को आज? देखिए मेरा ख्याल है कि जो अगर आप स्ट्रेंथ वाइज बात करें तो इस वक्त जो अपनी प्रीमियर तरीन फॉर्म है शाहीन आफरीदी और उसके बाद हारिस रऊफ, दोनों पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम फास्ट बॉलर्स हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर T20 क्रिकेट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। जी। और इनका फॉर्म है ना होना मेरा ख्याल है कि शदीद मुश्किलात का बायस बन रहा है लाहौर कलंदर के लिए, क्योंकि लाहौर कलंदर अगर जीतती है मैच तो ये 2 बॉलर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस की वजह से वो दूसरी टीम को आउट क्लास कर सकती है। मगर अगर ये फॉर्म में नहीं होंगे तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा जो उनके बाकी पार्ट टाइम बॉलर्स हैं उनसे मैच जीतना। दूसरी जानिब अगर मुल्तान की आप बात करें तो उसमें सिर्फ जो T20 स्पेशलिस्ट आप कह सकते थे वो एक सुहेल तनवीर नजर आते थे, मगर वो भी इतनी ज्यादा कोई बहुत प्राइम फॉर्म में नहीं है। वो भी अपना पीक टाइम ऑलमोस्ट वो गुजार चुके हैं। जी। मगर जो उनको जिस तरह उनको स्ट्रेंथ मिलती है शाहनवाज दहानी की सूरत में, इस तरीके से अभी लाहौर कलंदर के फास्ट बॉलर में देखने को नहीं आया कि शाहीन आफरीदी या हारिस रऊफ ने इस तरीके से कुछ तकड़ी बॉलिंग की हो जिस तरीके से अपना शाहनवाज दहानी कर रहे हैं।
अगर जिस तरह शाहनवाज दानी बॉलिंग कर रहे हैं, उनके साथ उनको इमरान ताहिर की एक्स्ट्रा सपोर्ट मिल जाती है। शेर तरवीज स्पोर्टिंग के लिए वेरी बेस्ट है। उसके बाद इमरान खान बड़ी अच्छी लाइन लेंथ पर बॉलिंग कर रहे हैं, तो इसका उनको एडवांटेज हासिल हो जाता है। अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस आज उन्होंने लाहौर कलंदर के खिलाफ दी एक अच्छे कॉम्बिनेशन के तौर पर, तो मेरा ख्याल है कि एक दफ़ा फिर वो क्वाइट इजीली वो ये मैच जीतने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, तो जनाब सबकी प्रेडिक्शन जो है वो आज है मुल्तान सुल्तान की तरफ, लेकिन लाहौर कलंदर जैसे रज़ा ने कहा कि शायद ज़ख्मी शेर की तरह आज झपटें, क्योंकि पता है कि आज मैच जीतना है। कहते हैं ना, करो या मरो वाली बात है, तो डू और डाई सिचुएशन है जनाब। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही। देखते हैं कि आज के मैच के बाद क्या सूरत हाल जन्म लेती है। कल के पुराम में मजीद प्ले ऑफ सूरत हाल में बात करेंगे। पुराम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।